हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम हमारी क्लास थर्ड चल रही है ज्योग्राफी की। 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हम पढ़ेंगे आकाश गंगा एवं निहारिकाएं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज हम? आकाश गंगा एवं निहारिकाएं। फर्स्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, उसका प्रकार पढ़े कि ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है। सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? उसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के सारा कन्फर्म हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके आगे हमने क्या पढ़ना है दोस्तों? आज हमें आकाश गंगा एवं निहारिकाएं। देखो दोस्तों, हमने शुरुआत से पढ़ा, ज्योग्राफी का टॉपिक है वो रिलेटेड है एक से दूसरा। ठीक है, हमने पहले ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करी तो हमने बताया था कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है दोस्तों? भूगोल। ये आपको पीछे की बता रहा हूं दोस्तों, 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। दोस्तों हमने पृथ्वी का अध्ययन किया, पर पृथ्वी के अध्ययन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था कि सौरमंडल का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी कहाँ है दोस्तों? सौरमंडल के अंदर है। ठीक है, तो सौरमंडल का अध्ययन करने से फिर हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों? मंदाकिनी या आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी या आकाश गंगा का अध्ययन करना पड़ेगा। मंदाकिनी मैंने बताया था, क्योंकि मंदाकिनी को पढ़ेंगे तभी हमें सौरमंडल का पता चलेगा, और सौरमंडल के पढ़ेंगे तभी हमें पृथ्वी का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर किसका पता किया हमने? मंदाकिनी का। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मंदाकिनी। इससे बाद में मैंने क्या कहा था आपको कि ब्रह्मांड को पढ़ना पड़ेगा, कि ब्रह्मांड को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मंदाकिनी है कहीं, और मंदाकिनी से हमें पता चलेगा कि सौरमंडल है हमारा, और सौरमंडल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पृथ्वी इसका एक ग्रह है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पहले ब्रह्मांड की हमने पहली क्लास ले ली इससे पहले। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं मंदाकिनी, यानी हमारी आकाश गंगा या निहारिका, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सौरमंडल और फिर पढ़ेंगे हम पृथ्वी। ठीक है, टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमने कल ब्रह्मांड पहले क्लास में हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। तो जिस भाई ने भी या जिस भी जो भी दोस्त आज मेरा नया आया है इस वीडियो के अंदर, तो पहले वाली क्लास जरूर देखिए, ब्रह्मांड की और ज्योग्राफी की, यानी कि 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आज हमारी थर्ड क्लास चल रही है दोस्तों, क्लास थर्ड। तो हर क्लास एक दूसरे से लिंक है, यानी कि पहली क्लास देखोगे तो आपको उसी के आधार पर दूसरी क्लास मिलेगी, और दूसरी को पढ़ोगे तभी आपको तीसरी समझ में आएगी। तो अब मैं बात करता हूं हमारी आकाश गंगा और निहारिकाओं की। तो नोट करो दोस्तों, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, कहां तक बताया था दोस्तों? मैंने ब्रह्मांड के बारे मैंने ये भी बताया था कि दोस्तों कल हम पढ़ेंगे आकाश गंगा, निहारिका और तारे। ठीक है, तो आज हम निहारिकाओं के, इसके पहले हमने बताया था कि जी इसमें सौरमंडल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दी थी। उसके बाद में हमने ये भी पदार्थों का अलग से बिखरा हुआ बिग बैंग थ्योरी बता दी थी। उसके बाद हमने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बारे में मैंने बता दिया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस की उत्पत्ति का हमें पता चल गया, तो हमारी आकाश गंगा और निहारिकाओं का भी हमें पता चल गया। उन्हीं के बादलों से या हाइड्रोजन के बादलों से ही निहारिकाओं का जन्म होता है। तो दोस्तों लिखो आकाश गंगा, तो टॉपिक बनाओ दोस्तों निहारिकाएं, यानी कि निहारिकाएं क्या होती हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, यदि हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की उत्पत्ति का पता चल गया था ना पहले वाली वीडियो में, वो जरूर देख लेना दोस्तों। उसके बाद हमारी बात आती है निहारिकाएं क्या होती है दोस्तों। देखो हाइड्रोजन गैस के बादलों से, बादलों के संचयन से किसका निर्माण होता है दोस्तों? निहारिकाओं का। देखो निहारिका हो, आकाश गंगा हो, तारों, इन सभी का उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हो रही है। सभी की उत्पत्ति धूल कणों और हाइड्रोजन के कणों से हो रही है। तो इसमें भी निहारिकाओं का उत्पत्ति किससे होगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से। देखो लिखो निहारिकाओं की उत्पत्ति या निहारिकाओं का निर्माण, नोट करो दोस्तों, निहारिकाओं का निर्माण किससे होगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के बादलों का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से, गैस के बादलों के संचयन से निहारिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों।
बात आई समझ में? क्या दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ही उत्पत्ति होती है, इन सभी की आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और तारों की। तो निहारिकाओं का मैंने टॉपिक बनाया। निहारिकाओं में हमने क्या लिखा? निहारिकाओं का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से निहारिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। अब देखो निहारिकाओं से आपको बताता हूं किससे हुआ निहारिकाओं का निर्माण? हाइड्रोजन गैस के बादलों से। ठीक है दोस्तों। अब देखो बादल क्या करते हैं? धीरे धीरे बादल क्या होते हैं? बादल धीरे धीरे, बादल क्या करेंगे दोस्तों? धीरे धीरे बादल एक झुंड का निर्माण करते हैं। इसके बाद की बात है दोस्तों, निहारिकाओं का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन गैस के बादलों से। अब आगे क्या होता है दोस्तों? ये बादल होते हैं जो हाइड्रोजन गैस के, ये एक झुंड का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? एक झुंड का निर्माण करते हैं, और झुंड ही धीरे धीरे क्या बनाता है? एक गैसीय पिंड का निर्माण करता है। पहले तो क्या हुआ दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं, और बादल क्या करते हैं? एक झुंड का निर्माण करते हैं, और झुंड से ही, यानी झुंड भी धीरे धीरे एक गैसीय पिंड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के बादलों का झुंड क्या बन जाता है? गैसीय पिंड। क्या बन जाता है दोस्तों? एक गैसीय पिंड बनना शुरू हो जाते हैं, या बनने का निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता है? हाइड्रोजन के बादल होते हैं, उनसे निहारिकाओं का जन्म होता है, और ये बादल धीरे धीरे एक झुंड का निर्माण करते हैं, और झुंड के निर्माण से धीरे धीरे गैसीय पिंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसमें कौन सा संचयन होता है दोस्तों? निहारिकाओं में भी नाभिकीय संलयन। मैंने बताया था तारों में सूर्य एक तारा है, उसमें कौन सा संचयन होता है? नाभिकीय संचयन या नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बताऊंगा आपको मैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है दोस्तों निहारिकाओं में भी। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन का नाभिक क्या करता है दोस्तों? हीलियम में परिवर्तित होता है, यानी कि हाइड्रोजन का कोई भी पार्टिकल और हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया से क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। अलग कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, बिल्कुल टॉपिक से पढ़ाई है, एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने कल से बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है ब्रह्मांड में, और उस हाइड्रोजन और हीलियम की व्यवस्था से ही निहारिकाओं, आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण हो रहा है। तारों का निर्माण भी किससे हो रहा है? इसी प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस के बादलों से हो रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा। निहारिकाओं का टॉपिक के बाद नोट करो आकाशगंगा क्या होती है। निहारिकाओं का पता चल गया, ऐसे ही आकाशगंगा का टॉपिक बनाओ, नोट करो। आकाशगंगा। नोट करो दोस्तों, क्या? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है दोस्तों? ये तो मैंने बता दिया कि आकाशगंगा बनी किससे होती है? तारों का एक समूह होता है। कल वाली वीडियो में मैंने ये बताया था पिछली क्लास में कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। अब आकाशगंगा में खास क्या होता है? तारों तो इसमें भी होते हैं, हाइड्रोजन इसमें भी होता है, हीलियम होता है, उसमें भी निहारिकाओं में भी होता है, और तारों में भी होता है। इसमें खास क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें एक खास बात है कि इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए तारे, धूल कणों और गैसीय पिंडों के तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के, नोट करो एक मिनट समझाऊंगा फिर आपको। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए बल के अधीन बंधे हुए, कौन बंधे हुए? तारे, धूल कण और गैसीय पिंडों के तंत्र को
आई बात समझ में दोस्तों। आकाशगंगा क्या होती है दोस्तों, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी के कारण उसके अधीन बंधे हुए तारे, धूलकण और गैसीय पिंडों के तंत्र को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, आकाशगंगा भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है इसके अंदर, और उन्हीं के बादलों से बना हुआ होता है, परंतु इसके अंदर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि इसको क्या क्या नाम है आकाशगंगा के। आकाशगंगा के दोस्तों नाम है मिल्की वे भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है दोस्तों, मिल्की वे। और ये क्यों बोला जाता है वो भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, सौरक की गंगा। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको, सौरक की गंगा। देखो दोस्तों, आकाश गंगा हमारी एक मंदाकिनी है, यानी कि पृथ्वी की हमारी एक मंदाकिनी है, सौरमंडल की क्या है, आकाश गंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे या सौरक की गंगा। क्यों बोला जाता है, देखो दोस्तों, जिसको हम आकाश में इसको देखते हैं, अब आप कहोगे जी हमें तो दिखाई नहीं देती, उत्तरी ध्रुव पर जाने पर टेलीस्कोप यानी कि यंत्र से वैसे भी दिखाई देती है, वैसे यंत्र से इसको देखेंगे तो ये है एक तारों के, चमकदार तारों के, यानी कि सफेद तारों के गंगा की तरह बहती हुई नजर आती है, गंगा के यानी दूध की तरह बहती हुई नजर आती है, तो इसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे। और गंगा की तरह बहती हुई नजर आएगी जब क्या बोलते हैं इसको, सौरक की गंगा, यानी कि इसमें तारे, चमकदार तारे होते हैं, और वो एक नदी की तरह सफेद, सफेद यानी दूध की तरह, दूध की तरह एक नदी की तरह दिखाई देते हैं बहते हुए लंबे कतार में, तो उसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे या सौरक की गंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या होता है, ये बताओ कि आप ये कहोगे जी आकाशगंगा का कोई प्रकार होता है क्या। हाँ जी, आकाशगंगा भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ये देखो, आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। आकाशगंगा भी हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी, नंबर 1 यानी कि दीर्घवृत्ताकार। नंबर 1 क्या है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, आकाशगंगा हमारी फर्स्ट कैसे होती है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों सर्पिलाकार, यानी सर्प के आकार की। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या होती है दोस्तों, अनाकार की, अनाकार की। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट होती है दीर्घवृत्ताकार, सेकंड होती है सर्पालाकार, सर्पिलाकार, यानी कि हमारी आकाशगंगा किस आकार की है, सर्पिलाकार की। ठीक है दोस्तों, सर्पिलाकार की है, और थर्ड होती है अनाकार की, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता। तो हमारी आकाशगंगा के बारे में हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए तारे, धूलकण और गैसीय पिंडों के तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, आकाशगंगा। आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मिल्की वे या सौरक की गंगा। क्यों जाना जाता है ये आपको बता दिया कि उसके तारे चमकदार होते हैं और एक नदी की तरह सफेद दिखाई देते हैं, तो दूध की तरह नजर आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे, और एक सौरक की गंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात आती है कि हमारी आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। आकाशगंगा हमारे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घवृत्ताकार, सेकंड सर्पिलाकार आकाशगंगा, और थर्ड होती है अनाकार की, यानी कि ये सर्प के आकार की जैसी होती है जो हमारी आकाशगंगा है, जो सर्पिलाकार है। ठीक है, अनाकार की है मतलब कोई आकार नहीं होता इसका। अब आपको एक डायग्राम से बताता हूं अपनी आकाशगंगा को। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा हमारी आकाशगंगा किस आकार की होती है, और उसके बारे में बताऊंगा आपको। नोट करो। ठीक है, देखो डायग्राम तो दोस्तों बनाना तो सही से नहीं आता, पर आपको मैं समझाऊंगा। समझाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, बन गया, इसी में से एक ऐसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। ये दोस्तों क्या होता है, यहां इसका केंद्र, ये हमारे आकाशगंगा क्या है, केंद्र। इसको क्या बोल देते हैं, इसके अंदर क्या है, ब्लैक होल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ब्लैक होल। ब्लैक होल भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, ब्लैक होल।
ठीक है। बल्ज, इस केंद्र को दोस्तों क्या बोला जाता है? बल्ज। केंद्र बोल दो या बल्ज। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? ये हमारी आकाशगंगा का एक डायग्राम है। आकाशगंगा की हमारी 3 भुजाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये पूछा जाए कि हमारे आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं हैं दोस्तों। अब बात यह आती है कि हमारा सौरमंडल कौन सी भुजा में है। ठीक है दोस्तों, बात क्या आती है, हमारा सौरमंडल कौन सी भुजा में है, तो सेकंड भुजा में। हमारा सौरमंडल कहाँ है दोस्तों? सेकंड भुजा में। ये हमारा सौरमंडल है। और हमारा सौरमंडल है जो प्रधान है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य केंद्र का चक्कर लगाता है दोस्तों। ब्लैक होल यानी कि केंद्र, ब्लैक होल का चक्कर कौन लगाता है? हमारा सूर्य। आकाशगंगा का चक्कर लगाता है ना, तो इसी केंद्र का चक्कर लगाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, यानी कि दूसरी भुजा में क्या है हमारा? सौरमंडल है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फर्स्ट और थर्ड में क्या है? दोस्तों यहां नए तारों का निर्माण होता है। थर्ड भुजा में क्या होता है दोस्तों? नए तारों का निर्माण। यह क्या होता है? नए तारों का निर्माण। और यहां क्या है? यहां पुराने तारे हैं दोस्तों। यहां क्या है दोस्तों? पुराने तारे हैं। आई बात समझ में? क्या आई? ये हमारी आकाशगंगा का केंद्र है, जिसे ब्लैक होल बोला जाता है और ब्लज भी बोला जाता है। इसी में क्या है? ब्लैक होल है। ठीक है, हमारे आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं। फर्स्ट में क्या होता है? यहाँ पुराने तारे हैं। सेकंड में हमारा सौरमंडल है, वो कौन सी भुजा के अंदर है? सेकंड भुजा के अंदर है। थर्ड भुजा में क्या है? यहाँ नए तारों का निर्माण होता है दोस्तों। अब ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही सर्वोच्च मात्रा में या बहुत ही अधिक है। बलोकन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तो ये वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है? इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि इसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता दोस्तों। यानी कि प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। इसके अंदर से क्या करता है दोस्तों? प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। क्या है? ब्लैक होल के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। अब बात यह आती है दोस्तों, एक मंदाकिनी है हमारी आकाशगंगा। इसके पास एक मंदाकिनी और भी है दोस्तों, उसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसके पास नजदीक है, इसलिए देखते हैं। इसके पास एक मंदाकिनी और है, उसका क्या नाम है दोस्तों? एंड्रो। क्या नाम है दोस्तों? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। थोड़ी नजदीक है, तब देख लेते हैं दोस्तों, पता कर ले कि क्वेश्चन में आ भी जाए कि हमारी आकाशगंगा के नजदीक कौन सी आकाशगंगा है या कौन सी मंदाकिनी है। तो क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा मंदाकिनी या आकाशगंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये हमारी मंदाकिनी से या आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है दोस्तों? ये पता कर लिया जाए कि हमारी मंदाकिनी से ये एंड्रोमेडा मंदाकिनी कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों कितनी है ये? 22 लाख। 22 लाख प्रकाश वर्ष। आई बात समझ में दोस्तों? कितनी दूरी पर है ये हमारी मंदाकिनी से? 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों? अब आप कहोगे जी थोड़ी दूरी है। थोड़ी नहीं दोस्तों, ये देखो, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है पर एक प्रकाश एक निर्वात के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? 3 लाख किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से वो एक साल में जितना चलता है। कितना दोस्तों? एक साल के अंदर इतनी की स्पीड से एक साल में जितना चलता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। और उसको किससे कर दो? 20 लाख से गुणा, यानी कि 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्या पता वो पहले तो अब इतनी दूरी पर वो अब स्थित है, यानी कि स्थित भी नहीं, आगे बढ़ती हुई जा रही है। आपने कल बताया था मैंने कि वैज्ञानिक का नाम बताया था ना आपने,
एडविन हब्बल ने क्या बताया है, जितनी भी हमारी मंदाकिनी है, हमारा ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित होता जा रहा है और जितनी दूरी से उतनी तेजी से दूर होती जा रही। क्या पता है कुछ साल पहले या अरबों साल पहले ये हमारी मंदाकिनी के नजदीक भी होगी। ठीक है, अब ये इतनी दूरी पर गई और आगे आने वाली 150 सालों के अंदर ये और भी ज्यादा लंबी दूरी पर जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। हमने इस मंदाकिनी के बारे में भी थोड़ा जाना। एंड्रोमेडा मंदाकिनी है जो हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक है और वो कितनी दूरी पर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रकाश निर्वात में चलता है। उसको एक साल में जितना चल देगा उसको कितना कर देंगे, 22 लाख से गुणा कर देंगे, इतना प्रकाश वर्ष है दोस्तों। एक बात तो है इसके अंदर दोस्तों, ओरियन नेबुला हमारी इसके अंदर क्या है, ओरियन नेबुला आकाशगंगा के अंदर ओरियन नेबुला क्या है दोस्तों, ओरियन नेबुला एक जगह का नाम है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एक जगह का नाम है, वैसे ही आकाशगंगा में एक जगह है, उसका नाम है ओरियन नेबुला। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, शीतल तारों का यानी शीतल चमकदार तारों का समूह है। ये क्या, शीतल चमकदार तारों का एक समूह है, तारों का एक समूह है या एक जगह है। उसको क्या बोला जाता है, ओरियन नेबुला, जो हमारी आकाशगंगा में एक जगह है, तारों का, शीतल तारों का, चमकदार तारों का एक समूह है दोस्तों। ठीक है, एडविन हब्बल ने क्या बताया दोस्तों, वो कल ही बता दिया था मैंने आपको। एडविन हब्बल ने दोस्तों एक बात बताई थी कल भी कि हमारी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा एक दूसरी आकाशगंगा से ब्रह्मांड के अंदर उतनी ही तेजी से दूरी पर जाती जा रही है, एक दूसरे से जितने पहले से जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसका बात क्या हो गया, हमारा ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, यानी कि शिथिल नहीं हुआ, इसमें एक दूसरे की दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी से दूर होती जा रही है एक मंदाकिनी दूसरी से। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रतिसरण की का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो प्रतिसरण का नियम क्या है दोस्तों, प्रतिसरण का नियम दोस्तों नोट करते जाओ, नोट हो जाए तो, नहीं हो तो ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हो सके तो मैं बीच में ही करवा दूं, चैप्टर ये कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद मैं इसके तो दे दूंगा और आगे आपका चलता रहेगा। यानी कि प्रतिसरण का नियम यदि आपके पास आ जाए कि प्रतिसरण का नियम क्या है, तो दोस्तों एडविन हब्बल ने बताया था वही प्रतिसरण का नियम है। यानी कि हमारी एक दूसरे आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती हुई नजर आ रही है, दूर होती हुई जा रही है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिसरण का नियम। बात यह आती है कि दोस्तों हमारी मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा, किसने देखा दोस्तों, गैलीलियो ने। हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा, गैलीलियो ने। आई बात दोस्तों समझ में, क्या हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा, गैलीलियो ने। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज आकाशगंगा और न्यायिकाएं पढ़ी हमने हाइड्रोजन के बादलों के समूह को, के निर्माण से किसका संचयन से किसका निर्माण होता है, न्यायिकाओं का। ठीक है, इसी के बाद हमने आकाशगंगा पढ़ी। आकाशगंगा में क्या पढ़ा हमने, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बस गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए तारों, धूलकणों और गैसीय पिंडों के तंत्र को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मिल्की वे और सौर की गंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आकाशगंगा हमारी 3 प्रकार की होती है, वो हमने बताई आपको, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और अनाकार की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको डायग्राम से बताया कि ये, हाँ, हमारी आकाशगंगा के अंदर 3 भुजा होती हैं। एक केंद्र होता है जिसे बल्ज बोला जाता है, इसी में एक ब्लैक होल होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें प्रकाश को भी नहीं गुजार सकते। ठीक है दोस्तों, सेकंड में क्या बताया मैंने, सेकंड भुजा के अंदर हमारा सौरमंडल है, जो सूर्य हमारी परिक्रमा करता है वो केंद्र की करता है। और तीसरी भुजा में क्या है दोस्तों, नए तारों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है, एक शीतल चमकदार जगह है जहां तारों का एक समूह है। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी एक हमारी पड़ोसी मंदाकिनी का नाम बताया, एंड्रोमेडा। ये एंड्रोमेडा मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो हमारे सबसे नजदीक है मंदाकिनी के। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का बताया मैंने, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रकाश एक निर्वात में गति करता है।
उसको 1 साल से गुणा करने पर और उसको 22 लाख से गुणा करने पर 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी काउंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब तारे।